सुवन, सौम्या तुमने इतना कुछ कैसे झेल लिया? सौम्या, क्या करती? अगर ना झेलती तो कहाँ जाती? कहकर सौम्या ने बेड के सिरहाने पर सर टिकाया और आंखें बंद कर लीं और बताना शुरू किया। एमबीए खत्म होते ही मैं जॉब में नई नई गई थी। बहुत खुशी थी अपनी जिंदगी से, क्योंकि वहाँ भी सब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तभी चाचू हिमांशु का रिश्ता लेकर घर आए। सब बहुत खुश थे कि लड़का सेटल है। सबसे बड़ी बात, इकलौता है, अकेले ही पूरे घर पर राज करेगी। सबने फोटो देखकर खुशी से हाँ कर दी। जिस दिन हिमांशु के घर से सब रोका करने घर आए, तो हिमांशु मुझे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसने चाचू के हाथ रिश्ता मेरी छोटी बहन निशा के लिए भिजवाया था। पर चाचू ने गलती से मेरे लिए बोल दिया। हिमांशु ने सबके सामने मना कर दिया कि उसे मुझसे नहीं, निशा से शादी करनी है। मैं इसके लिए भी तैयार हो गई, पर तभी निशा ने कहा कि वो अपने कॉलेज के फ्रेंड राहुल से प्यार करती है और उसी से शादी भी करेगी, हिमांशु से नहीं, क्योंकि वो उसे जानती नहीं है। हिमांशु गुस्से में उसे और चाचू को उल्टा सीधा बोलने लगा। सब चुपचाप खड़े देखते रहे। मैं भी वहां सर झुकाए उस गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी, जो मैंने की ही नहीं थी। पर ताऊजी, पापा, मामा जी और चाचू के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। खुद पर बहुत रोना आ रहा था। तभी हिमांशु की दादी यानी देवकी जी उठी और मेरे हाथ में अपने खानदानी कंगन पहनाते हुए बोली, आज से यही मेरे खानदान की बहू है और हिमांशु यही तुम्हारी पत्नी बनेगी। समझ आया तुझे? किसी को भी उनका ये ऑर्डर पसंद नहीं आया था, पर उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सो मन मार कर हिमांशु ने रोका कर लिया। रविराज के यहाँ सब खुश थे। उनकी खुशी में मैं भी खुश थी, पर इन सब में भूल गई थी ये खुशियाँ कुछ ही दिन की हैं। शादी होकर वहाँ पहुँची तो पहली रात की सेज पर ही हिमांशु ने साफ कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए कभी भी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। मैंने जिंदगी के साथ समझौता करके सब भूलकर अपनी नौकरी शुरू की। वहाँ जो घंटे होते थे वही मेरे लिए सुकून के होते थे। उनमें ही मैं हंस बोल लिया करती थी। पर सासू माँ को मेरा इतना सा भी खुश रहना नहीं भाया। मेरी नौकरी छुड़वा ली गई। अब मैं 24 घंटे उनकी नज़रों के पहरे में थी। ना अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती थी और ना ही खा सकती थी, और तो और मायके फ़ोन तक नहीं कर सकती थी। वैसे मैं हिमांशु की पत्नी नहीं थी, पर जब भी वो किसी पार्टी से पीकर आता, उस समय मुझे जानवरों की तरह नोचता, जिसकी बदौलत मुझे अनु और तक्ष मिले, जो मेरे जीने का सहारा बने। दादी माँ जब तक जिंदा थीं, तब तक मैं एक इंसान थी। उनके जाते ही मैं जानवर से भी बदतर हो गई। मायके जाने नहीं देते थे। एक दिन सासू माँ के घर ना होने पर चुपके से पापा को फोन करके अपनी बीती बताई, तो वो ये सदमा सहन ना कर सके और उनको हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से चले गए। उसके जाने के बाद तो मेरा और मायके जाना बंद हो गया। दादी की मौत के 2 महीने बाद लॉयर ने घर आकर उनकी बिल पढ़ी। इस घर में मुझे लाना उन्होंने अपनी गलती मानी थी, जिसके लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, और उसी के एवज में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उनको उनके मायके से मिली थी मेरे नाम कर दी थी, जिसमें रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास वाली जमीन जो उनके पिताजी ने उनको दी थी, नीतिवाग का मकान जो उनके पिताजी का था, और ये मकान यहाँ हम रह रहे थे ये दादाजी का था। कहीं ना कहीं उनको भी भय था कि हिमांशु मेरे साथ नहीं रहेगा, पर इस प्रॉपर्टी के चलते मुझे मार भी नहीं पाएगा। तब से अब तक मैं यही जिंदगी जी रही हूँ। काका मेरे साथ थे, पर अब तो वो भी चले गए। मैं किसके सहारे यहाँ रहूंगी? कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुवन का कलेजा चीर गया। उसने उसे खींचकर गले से लगा लिया और बोला, मेरे होते हुए तुम्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है सौम्या। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सौम्या ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। सौम्या ने आज तक कभी भी खुद को इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं किया था। एक अलग ही एहसास था दोनों के बीच। उसी समय सौम्या के फोन पर हिमांशु का फोन बजना शुरू हो गया। सुवन ने इशारे से फोन स्पीकर पर करने को कहा। सौम्या फोन उठाकर स्पीकर पर किया और बोली, हेलो। हिमांशु उधर से गाली देते हुए, हरामजादी कहाँ थी तू? तूने जाने से पहले मुझे बताने की भी जरूरत नहीं समझी। बोल सौम्या, मुझे नहीं पता मुझे वहां कौन ले गया। हिमांशु, तुझे पता भी है मैं तेरे पीछे कितना परेशान हुआ हूँ? सौम्या,
हाँ, घर की हालत ने बता दिया मुझे कि तुम मुझे लेकर कितने परेशान हुए। हिमांशु एकदम चौंक गया, खुद को संभालते हुए बोला, हाँ, प्रॉपर्टी के सारे पेपर ढूंढ रहा था, मिले नहीं मुझे। तुम ढूंढो, मुझे वह चाहिए। सौम्या, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। काका से पूछिए, वही बता सकते हैं, क्योंकि आपने उनको ही दिए थे। हिमांशु, वो बूढ़ा तो पता नहीं कहाँ मर गया, फोन भी नहीं उठा रहा। पर तू मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुन। अगर कागज नहीं मिले तो तेरी हड्डियों पर चमड़ी नहीं मिलेगी, ये याद रख और कागज ढूंढ। कहकर हिमांशु ने फोन रख दिया। सौम्या ने सुवन की तरफ देखा। सुवन बोला, परेशान मत हो, मैं कागज बिस्सो के हाथ भेज देता हूँ, तुम उसे दे देना। पर जब तक मैं ना कहूँ किसी भी कागज पर साइन मत करना। सौम्या, पर सुवन, मैं अकेली यहाँ रहूंगी। सुवन, तुम अकेली नहीं हो बच्चा, हर वक्त तुम मेरी नजरों के सामने हो। कहकर उसने उंगली उठाकर कैमरे की तरफ इशारा किया। पर इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक मेड का इंतजाम करवाता हूँ। ठीक है। सौम्या ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। सुवन ने सौम्या के फोन की कॉल अपने फोन पर फॉरवर्ड की, ताकि उसे पता चलता रहे कि सौम्या को किस किस के फोन आ रहे हैं। उसके बाद सुवन सौम्या से बोला, सौम्या, तुम 3 बेल के बाद फोन उठाओगी, उससे पहले नहीं। सौम्या ने हाँ कहा तो सुवन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और सौम्या को हल्का सा हक करके घर से निकल गया। रास्ते में उसे उत्तराखंड पुलिस का फोन आया। उधर से इंस्पेक्टर बोला, शर्मा जी, हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे ये पता लगता है कि आपकी पत्नी अवंतिका की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई, बल्कि उनकी हत्या करवाई गई है, जिसको ड्राइवर शेर सिंह ने भी कबूल कर लिया है। सुवन, क्या हत्या? किसने करवाई? बताया ड्राइवर ने। इंस्पेक्टर, जी सर, 2 लोगों का नाम है, एक तो नेताजी का, दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार रमन देसाई का। अब आप हमें बताइए, हमें क्या करना है? सुवन, ऑफिसर, मुझे ऑफिस पहुंच जाने दो, तब मैं आपको बताता हूँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, ओके सर, कहकर उसने फोन रख दिया। घर जाते ही सुवन ने अपने लॉयर और विश्व से बात की। विश्व बोला, यार, बात को जितना खोलोगे उतनी ही खुलती चली जाएगी। कुछ गलतियां अवंतिका ने भी की थीं और कुछ गलतियां इन दोनों की भी हैं। अगर हम इन दोनों पर हाथ डालेंगे तो वह कीचड़ के छींटे हम पर भी उछलेंगे, जिनका असर हमारे बिजनेस पर पड़ सकता है। अवंतिका तो अब वापस आने से रही, इससे बेहतर होगा इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाए। उन पर दोनों को ये बता दिया जाए, हमें पता है अवंतिका के साथ होने वाले हादसे में उन दोनों का हाथ है। लॉयर ने भी हाँ मिलाई। सुमन भी इससे सहमत हो गया। उसने फोन करके इंस्पेक्टर से केस रफा दफा करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर सर, आपने कहा केस खत्म हो गया, पर हमें भी तो अपनी तरफ से केस खत्म करने के लिए फाइल का शुद्धिकरण करना पड़ेगा और फाइल दफनाने को ले जानी पड़ेगी। सुवन, आप अपना खर्चा बताइए। इंस्पेक्टर सर, 10 लाख। सुवन, 2 मिनट चुप होकर, ठीक है, मैं कल ड्राइवर के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। आप फाइल के सारे कागज निकाल कर फोटोकॉपी करके उसे दे देना, और केस को हादसा कैसे बनाना है ये अब तुम सोच लेना। इंस्पेक्टर माथे पर सिकन लाते हुए, सर, कागज आपको क्यों? सुवन, बेफिक्र रहो, तुम पर या तुम्हारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा। इंस्पेक्टर ने डन कहा और फोन रख दिया। सुवन ने लॉयर को विदा करके विश्व को सौम्या के घर की सारी बात बताई और एक लड़की के लिए कहा। उसके बाद उसने रमन देसाई और नेताजी यानी अवंतिका के पापा दोनों को क्रॉस लाइन पर फोन लिया और बोला, तुम दोनों ने जो किया वो माफी लायक नहीं है। 2 दिन बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलो। रमन देसाई, ओए नेताजी के भड़वे दामाद, तुझे काम है, तू आजा हमारे पास, हम नहीं आ रहे। सुवन, रमन, अगर मैं अपने पे आ गया तो तू नाक रगड़ता मेरे ऑफिस में होगा, आई बात समझ में? अब बकवास बंद कर और चुपचाप आ जा, वरना दूसरे तरीके से लाऊंगा। विश्व, सुवन यार, तू कब शांति से बात करना सीखेगा? हमारे बिजनेस में गुस्सा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ कहकर सुवन ने सिगरेट जला ली। बस जल गई तेरी अगरबत्ती, इसके बिना तो तू कुछ सोच ही नहीं सकता। विश्व हंसते हुए बोला तो सुवन भी मुस्कुरा गया। कुछ गहरी सोच में हो क्या? सुवन, हाँ। विश्व, क्या बता? सुवन, राजवीर ने कुछ नहीं बताया ना ही कोई फोन आया उसका। क्या चल रहा है वहां बेंगलुरु में, जरा पूछ उससे। विश्व ने राजवीर को फोन मिलाया। राजवीर जो जो बता रहा उसे सुनकर विश्व की पुतलियां फैलती चली गईं।
फोन स्पीकर पर था। उसकी बातें सुनते सुनते सुवन भी इतना ज्यादा सोच में डूब गया कि होश जब आया, जब सिगरेट का सेक हाथ तक जा पहुंचा। जैसे जैसे राजवीर की बातें सुनते जा रहे थे, वैसे वैसे वो दोनों हैरान थे। सुवन, राजवीर कोई प्रूफ है या ऐसे ही हवा में तीर मार रहा है तू? राजवीर, सर जी, राजवीर खाता ही इसका है। अभी थोड़ी देर रुको, फोटो भेजता हूँ, फिर बात करते हैं। दोनों के दिमाग में उसकी बातें घूम रही थीं। दोनों टाइम बिताने को 3 चाय पी चुके थे, लेकिन 15 मिनट होने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी सुवन के फोन की मैसेज टोन बजी तो उसने फटाक से उठा लिया। फोटो खुलनी शुरू हुई तो दोनों देख रहे थे। तभी राजवीर ने दोबारा कॉल किया। सर, देखी फोटो? सुवन, हाँ देखी, पर ये हिमांशु के साथ कौन है? सर जी, ये हवाला किंग जुनैद है, जिसकी जड़ें हैदराबाद और श्रीलंका तक फैली हुई हैं। ये इसके साथ क्या कर रहा? हवन कर रहा, दिखा नहीं तुझे? सुवन का ये सवाल सुनते ही बिस तुनक कर बोला। राजवीर, सर ये हिमांशु इसके सारे काले धंधों में इसका साथी है। जुआ, सट्टा, हवाला, ये सारे काम हिमांशु कर रहा और दुनिया को दिखाने को ब्रांच मैनेजर है। वहाँ के स्लम में वह अपना धंधा चलाता है। सुवन, ओह, तभी इसके पास इतना ऐशो आराम है। अब समझ आया कि कहाँ से ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा। बिस्सू, राजवीर, इस फोटो में इसकी शक्ल नहीं दिख रही, तो हम यार कैसे साबित करेंगे कि यही हिमांशु है? राजवीर, सर इसके उस हाथ का ब्रेसलेट देखिए जो इसके बैग के ऊपर रखा हुआ है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं यही हिमांशु है। सुवन, गुड जॉब। राजवीर, पैसा तेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा, पर अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। जब तक काम खत्म नहीं होता तुम बेंगलुरु नहीं छोड़ोगे। सुवन ने बिस्सू के हाथ सारे पेपर सौम्या को भिजवा दिए। उसमें वह पेपर भी थे जिस पर काका ने उससे साइन करवाए थे। बिस्सू ने वो पेपर अलग करके सौम्या को दिए और सेफ रखने को कहा। सौम्या उनको देखकर चौंक गई। सौम्या, ये मैंने कब साइन किए? मुझे नहीं पता सौम्या, बट ये इन्हीं कागजों के साथ थे। सौम्या ने हिमांशु को फोन करके बताया, पेपर मिल गए हैं। हिमांशु, अच्छा हुआ मिल गए, मुझे फोटो क्लिक करके भेजो, मुझे किसी को भेजने हैं। सौम्या, क्या तुम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो? हिमांशु, तुम्हें क्या मेरी दादी की प्रॉपर्टी है? मैं रखूं या बेचूं, तुमसे मतलब, तुम खुद से मतलब रखो। सौम्या में पता नहीं इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। एकदम झटके से बोली, नहीं हिमांशु, तुम इसे तब तक नहीं बेच सकते जब तक मैं साइन नहीं करूं। हिमांशु, वो तुम मुझ पर छोड़ो, बस पेपर भेजो, मैंने किसी को दिखाने हैं। सौम्या ने कुड़ते हुए पेपर हिमांशु को भेज दिए। हिमांशु ने सारे पेपर सुवन को भेज दिए। वही पेपर वहां से घूमकर फिर सुवन के पास आ गए। विश्व सुवन को मुस्कुराते हुए देखकर बोला, सुवन, ये वापस लौटकर हमारे पास ही आ गए, तो भेजे क्यों थे? सुवन, अब ये थ्रू प्रॉपर चलकर आए हैं। बस अब ये बता, हिमांशु का क्या करना है? विश्व, कुछ नहीं, अभी इसके साथ खेलेंगे, जहां तक उड़ सकता है उड़ने देंगे, बाद में इसके पर काटेंगे। फिर सुवन को देखते हुए बोला, सुवन, तुझे सौम्या याद कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि तुम शाम को जाओगे। सुवन, यार शाम में एक जरूरी काम है। विश्व, क्या काम है, जान सकता हूँ? क्यों भाग रहा है, उससे बताएगा? सुवन, बिसु, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, पर सामने उसे देखकर मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर उसे हावी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसके सामने ना जाऊं। बिसु, कोई बात नहीं, आज मैं कह आया हूँ तो तू हुआ, आगे से मना कर देंगे मत जाना। शाम को सुवन सौम्या के घर पहुंचा। सौम्या चाय लेकर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसको देखते ही बोली, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। सुवन, आना तो था ही, जब तुमने कहा था आने को। सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैल गई थी और वो दोनों चेयर पर वहीं बालकनी में जाकर बैठ गए। सौम्या हिमांशु से हुई सारी बातें सुवन को बता रही थी। सुवन, प्लीज तुम पता करो कि वो प्रॉपर्टी लेने में कौन इंटरेस्टेड है। सुवन, क्यों, तुम नहीं चाहती हो वो बिके? सौम्या, नहीं, क्योंकि वो दादी की आखिरी निशानी है हमारे पास। सुवन, हिमांशु भी तो है तुम्हारे पास, वो तो कब का मेरे पास से जा चुका है। सुवन, भीगी पलकों में आंसू रोकते हुए सौम्या बोली। सुवन ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, खुद को संभालते हुए उसे बोला, प्लीज रो मत,
मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, कहकर सुवन जाने के लिए उठकर खड़ा हुआ। सौम्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर बिठा लिया और बोली, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज, फिर चले जाना। मैं यहाँ अकेली बैठी तुम्हारा वेट कर रही थी। बोलते बोलते सौम्या ने उसके दोनों हाथों पर अपना माथा रख दिया। सुवन, सौम्या बच्चा, आज अभी जाने दो, मेरी मीटिंग है, मैं फिर आता हूँ। सौम्या, नहीं सुवन, जब मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था, जिंदगी से मैं बहुत दूर थी, तब तुमने मुझे जीना सिखाया। अपने प्यार से मुझे जिंदगी में वापस लेकर आए। आज आपको मेरी और मुझे आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, तो क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? सुवन उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सौम्या, प्यार मैं तुम्हें आज भी करता हूँ और करता रहूंगा, मुझे अभी कमजोर मत करो। सुवन, मैं तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा साथ चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो प्यार तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है, और वही मुझे मौत के मुंह से खींचकर यहाँ तक ले आया है। सुवन, जानता हूँ सौमी, बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जो मुझे करने हैं, कहकर सुवन उठकर वहां से निकल गया। मुझसे दूर भागकर कैसे कर पाओगे? सौम्या वहीं बैठी बैठी बोली, जो खुद की परछाई से भी डरते हैं, फिर भी हमसे बेनतहा मोहब्बत करते हैं। सुवन वहां से निकलकर ऑफिस पहुंचा तो नेताजी और रमन देसाई दोनों बैठे थे। विश्व उनके सामने बैठा था। रमन देसाई, अरे नेता, फोन करो अपने जमाई को, कित रह गया वो? हम कोई ठाली नहीं जो इत बैठ कर उस नवाब का इंतजार कर रहे। अरे इतना बेताब क्यों हो रहे मुझसे मिलने को? लो आ गया। ऑफिस में घुसते ही सुवन बोला, काहे बुलाया? बता, क्या पहाड़ टूट पड़ा जो हमें धमका रहा? नेताजी का जवाई न होता तो मैं इस गुस्ताखी का तुमको बताता। सुवन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मुट्ठियां भिज गईं। उसे देखते ही बिस्सु बोला, अरे रमन भाई, बहुत जल्दी है तुझे अपनी ऐसी तैसी करवाने की। रमन, क्या तू करेगा मेरी ऐसी तैसी? जाने हो मैं कौन हूँ? एक हारा हुआ नेता, एक खूनी, एक हत्यारा। सुमन गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, रमन, क्या बके हो? जाना तो ऐसा इल्जाम लगाने का हसर क्या होगा? उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही बिस्सु ने फाइल उसके सामने रख दी और बोला, देसाई जी, नेताजी को भी पढ़कर सुना देना इसमें क्या लिखा है। जैसे जैसे रमन फाइल पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। सुमन सिगरेट जलाकर उसका और अपने ससुर का चेहरा पढ़ता रहा। जैसे ही फाइल पढ़कर रमन ने रखी, माथे पर आए पसीने की बूंदों को जेब से रुमाल निकालकर साफ किया और घबराकर सुवन की तरफ देखा। हाँ जी नेताजी, अब क्या बोलोगे? नेताजी तो चुप थे। सुवन, अवंतिका तुम्हारी तो अपनी बेटी थी पिताजी, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया, उम्मीद नहीं थी। नेताजी को कुछ नहीं सूझ रहा था तो वह चुपचाप बैठे थे। रमन, ये साला शेर सिंह हराम का पिल्ला झूठ बके है। तुम्हें क्या लगता है हम उसे मरवा दें? वह भी इतनी आसानी से? हम चाहते तो उसे यहीं गोली मरवा देते, वहां तक जाने का मौका ही नहीं देते। नेताजी, तुम भी अपनी दलीलें अपने पास रखो और हमें तो बरगलाओ मत, समझे? हम सब जानते हैं। जब हम ये जान सकते हैं तो ये जान लो, बाकी सच भी हमें पता है। रमन, तो अब तुम हमको ब्लैकमेल करोगे? सुमन, उसका मुझे कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, अपनी हद में रहो। जो तुमने किया वह तुम जानो। अब तुम्हारी तरफ से एक भी गलती हुई या एक भी गलत कदम उठा, इसके बाद उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और हाँ नेताजी, यानी पिताजी, जो अपने शेयर अवंतिका ने आपके नाम ट्रांसफर किए थे, वो 24 घंटे में बिना किसी अवरोध के वापस मेरे नाम पर हो जाने चाहिए। जयराम जी की कहकर सुवन ने हाथ जोड़ दिए। उनको हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चले गए। सुवन, तुझे कितनी बार समझाया है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया कर, तेरे लिए अच्छा नहीं है, पर तू समझता नहीं। सुवन, मैं नहीं चाहता गुस्सा करना, पर ऐसे लोग मजबूर करते हैं। चल तू बैठ, मैं चाय के लिए कहता हूँ, कहकर सुवन चाय के लिए कह दिया। इतनी देर में सुवन ने अपने लॉयर को कॉल करके अपने बेटी की कस्टडी के लिए केस डालने को कहा। लॉयर बोला, सर मैं कुछ करता हूँ, जो भी मेरी तरफ से बन पाएगा। दोनों चाय पीने बैठ गए। तभी सुवन के फोन पर विवेक के डिटेक्टिव का मैसेज आया। उसने कुछ फोटोग्राफ भेजी थी। उनको देखकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और विश्व बोला, ये यहाँ विवेक के साथ कैसे, क्यों? विश्व ने जल्दी से उसे फोन मिलाया। सुबन बोला, रवि, ये जो भी तुमने फोटो भेजी है, ये विवेक के साथ कौन है? रवि, ये विवेक की बहन है।
विवेक के घर रहने आई हुई है। सुबन, क्या विवेक की बहन? रवि, हाँ जी सर, ये कहीं बाहर में रहती है और अभी 3 दिन पहले यहाँ आई है। सुबन, अकेली आई है? रवि, नहीं सर, साथ में एक बच्चा भी है। सुबन, ओके, इसके बारे में और पता करो, मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। रवि, जी सर कहकर फोन रख देता है। अब सारा माजरा कुछ कुछ दोनों की समझ में आना शुरू हो गया था और वह जब तक अपनी तरफ से तो तफ्तीश नहीं कर लेते तब तक किसी को भी चोर कहना नहीं चाह रहे थे। इधर हिमांशु उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि जितनी जल्दी हो सके प्रॉपर्टी की डील की जाए, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से सिंगापुर शिफ्ट होना था। उसने सुबन को फ़ोन किया और बोला, शर्मा जी अब तो आपको पेपर भी मिल चुके हैं, तो फिर देरी किस बात की है? सुबन, मिस्टर कौशिक, देरी किसी बात की नहीं है, बस आप एफिडेविट साइन करके दे दें जिसमें मुझे ये पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर शिफ्ट हो गई है। जैसे ही मुझे एफिडेविट मिलता है हम बैठकर बात करते हैं। हिमांशु, ओके मिस्टर शर्मा कहकर हिमांशु फ़ोन रखता है। उसके बाद सुबन ने सौम्या को फ़ोन किया। सुबन, सौम्या कैसा है मेरा बच्चा, क्या कर रही हो? सौम्या, कुछ नहीं, बस खाली बैठी कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, सुनना चाहोगे? सुबन, हाँ जरूर। तेरी खामोशी हमारी कमजोरी है, तुझे कह नहीं पाना हमारी मजबूरी है। क्यों नहीं समझते हमारी खामोशियों को? खामोशियों को जुबा देना बहुत जरूरी है। सुबन, वाह सौम्या, बहुत बढ़िया लिखती हो, लिखती रहना। सौम्या, हाँ थोड़ा सा कुछ सोच कर। सुबन, हिमांशु का फोन आया था, बोल रहा था इस वीकेंड दिल्ली आ रहा है। सुबन, किस लिए? सौम्या, मुझे नहीं मालूम, बस इतना ही बोला उसने। सुबन, कोई बात नहीं सौम्या, आने दो उसको, बस तुम किसी भी कागज पर अपने साइन नहीं करोगी। सौम्या, ठीक है, पर तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे मिलने रोज आओगे। सुबन, सौम्या मैं तुमसे रोज नहीं मिल सकता, तुम समझती क्यों नहीं बच्चा? सौम्या, मुझे नहीं पता, प्लीज रोज थोड़ी देर के लिए आ जाया करो। सुबन, उससे क्या हो जाएगा? सौम्या, मेरे दिल को सुकून और मन को शांति मिल जाएगी। सुबन हंसने लगा, वो शायद काफी दिन के बाद ऐसे हंसा था। सौम्या, तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है? सुबन, तो ठीक है, आज के बाद मैं आपको आने को नहीं बोलूंगी, न ही आपसे बात करूंगी। सुबन उधर से, अच्छा सुनो तो, हेलो हेलो। उसकी बात सुनने से पहले ही सौम्या ने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसने जितनी बार भी फ़ोन मिलाया सौम्या ने उतनी बार फ़ोन काटती रही। अरे लड़की भी ना, कहकर उसने बिस्सू की ओर देखा जिसने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हूँ मैं तुम्हारे लफड़े में नहीं पड़ने का। तुम जानो सौम्या जाने। सुबन चिढ़ते हुए, क्या ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? मैं तुझसे कुछ बोल भी नहीं रहा, मैं खुद ही निपटा लूंगा, कहकर सुबन उठा और मीटिंग के लिए निकल गया। 3 दिन निकल गए, सौम्या ने ना तो फोन उठाया और ना ही कॉल की, बस व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग कर देती, उसके अलावा कोई बात नहीं करती थी। सुबन उसके बिहेवियर से परेशान हो गया और विश्व को बोलकर गाड़ी से ऑफिस से निकल गया। जाकर बेल बजाई, सौम्या ने डोर खोला। गुस्से और प्यार के मिले जुले भाव से उसने सुबन को देखा। सुबन शरारत भरी नजरों से देखते हुए बोला, अंदर आ जाऊं, ये यहीं खड़ा रखोगी? सौम्या धीरे से दरवाजे के सामने से हट गई। सुबन ने एक हल्की सी स्माइल दी और अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही जैसे ही सौम्या ने डोर बंद करके पलटी, पीछे सुबन दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। सौम्या सीधा उसकी बाहों में सिमट गई। सुबन, सौमी मुझे देखकर घबरा क्यों गई? सौम्या, ऐसे ही, आप तो मना कर रहे थे, फिर क्यों आए? सुबन, बस बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले, आज मीटिंग भी नहीं थी, सोचा आज यहीं आ जाता हूँ। सौम्या, पर इससे आगे सौम्या कुछ बोलती, सुबन ने उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, बस अब और कोई नहीं, और अपने होठ रख दिए। सौम्या ने भी आंखें बंद कर लीं और सुबन में खो गई। सुबन ने धीरे से सौम्या को अपनी गोद में उठाया और अगले ही पल दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के आगोश में थे, दीन दुनिया से बेखबर, एक दूसरे में खोए हुए। आज तक जितनी बार भी दोनों करीब आए थे मजबूरी में आए, पर आज ये पहली बार था जब दोनों पूरे होशो हवास में और अपनी मर्जी से एक दूसरे के संलग्न हुए थे। सुबह से शाम होने को आई। सौम्या खुद को संभालते हुए उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। वहां शॉवर चलाकर बहुत देर तक खड़ी रही। सुबन का टच उसे बार बार रोमांचित कर रहा था।
वो खुद में ही हौले हौले मुस्कुरा रही थी। शावर खत्म कर रेडी होकर बाहर आई। उसने रेड कलर की फुल ड्रेस पहनी हुई थी और बालों को गीला होने के कारण खुला छोड़ दिया था और उसमें से पानी टपक रहा था। सुमन बेड पर पिलो टिकाए बैठा सिगरेट पी रहा था। सौम्या, सुमन आप चाय लेंगे? सुमन ने बिन कुछ बोले उसकी तरफ देखा। सुमन ने दोनों हाथ खोल दिए और सौम्या जाकर उनमें सिमट गई। सोमी, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, पर रह नहीं पाया। सौम्या के मुंह पर आए उसके गीले बालों को हटाते हुए सुबन बोला। सौम्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। दिल और दिमाग में एक कसमकस चल रही थी। वो कोशिश करके खुद को नियंत्रित करने का दिखावा कर रही थी। घड़ी में 4 बज रहे थे। सौम्या ने खुद को सुबन से अलग किया और किचन में जाकर 2 कप चाय और कुछ स्नैक्स ट्रे में रखकर वहीं बेड पर ले आई। दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते हुए सुमन बोला, हिमांशु कब तक आएगा? सौम्या, कल रात 8 बजे तक। सुमन, सौमी तुम मुझसे दूर रह लोगी जो ऐसा रूड बिहेव कर रही हो? सौम्या, तो साथ भी तो नहीं रह सकती। सुमन, मैंने कहा तो सब मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूंगा। सौम्या, सुमन कुछ मैनेज नहीं होगा। सुमन, तुम समझना चाहती नहीं या जानकर अनजान बन रही हो? सौम्या, मैं सब समझती हूँ सुबन, बस आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। मैं नहीं जानती हिमांशु यहाँ क्यों आ रहा और यहाँ कब तक रहेगा, पर तुम्हारा शुक्रिया। पर आज जो तुमने मुझे दिया, ये पल मेरी जिंदगी के अनमोल पल हैं। मैं हिमांशु के साथ रहूं या ना रहूं, पर अपनी सारी जिंदगी इन्हीं साथ गुजारे पलों के सहारे निकाल दूंगी। सुवन, तुमने सोच लिया तुम मुझसे दूर जाकर ही रहोगी? सौम्या, जाना पड़ेगा। सुवन, सौम्या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। कहकर सुवन गुस्से से उठा और तेजी से बाहर चला गया। सौम्या वहीं बैठकर सोचती रही। अगले दिन हिमांशु दिल्ली आ गया। आते ही उसने सुवन को फोन किया कि वह उससे मिलना चाहता है। सुवन ने अपने ऑफिस का एड्रेस दे दिया। वहां जाकर हिमांशु बोला, शर्मा जी, एफिडेविट बनने में अभी 2-3 दिन लगेंगे, जब तक मैं दिल्ली में ही हूँ। जैसे ही एफिडेविट रेडी हो जाएगा अपनी वाइफ के साइन कराकर आपको दे दूंगा। सुवन ने ओके किया और खुद को बिजी रखने की कोशिश करने लगा ताकि वह सौम्या की तरफ दिमाग ना लगाए। एक तरह से वो उसकी तरफ से निश्चिंत था कि हिमांशु आने के बाद उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएगा तो शायद सौम्या अपनी तकलीफ भूल जाएगी। यही सोचकर उसने 2 दिन सौम्या को फोन नहीं किया। हाँ, एजेंसी से मेड लड़की लेकर उनके घर भेज दी, जिसे हिमांशु ने ये कहकर लौटा दिया कि अभी वह घर पर है, जब जाएगा तब कॉल कर देगा। एजेंसी वालों ने सुवन को बता दिया। सुवन भी इस पर एग्री कर गया। हिमांशु को आए 2 दिन बीत गए थे। संडे शाम को सुमन और विश्व ऑफिस में बैठे कुछ फाइल चेक कर रहे थे। विश्व की नज़र हमेशा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर रहती थी। आज वो फाइलों में दोनों उलझे हुए थे। काम करते करते एकदम सुमन की नज़र लैपटॉप पर गई। उसने विश्व से बोला, विश्व जरा लैपटॉप पर सौम्या का घर देखना, सब ठीक है वहाँ? विश्व ने लैपटॉप पर हर कैमरे की स्क्रीन सेट की तो उसे सौम्या और हिमांशु कहीं भी नहीं दिखे। विश्व, दोनों घर पर नहीं हैं। सुवन, नहीं विश्व, मेरा दिल घबरा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। सौम्या कहाँ गई, एक बार फिर अच्छे से देख। विश्व दोबारा शुरू किया। तभी पीछे के स्टोर रूम में सौम्या एक कुर्सी पर हाथ बांधकर बैठाई हुई थी और उसके सामने हिमांशु और विवेक खड़े हुए थे। उन दोनों को देखते ही इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनको ये तो अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है, पर क्या ये नहीं पता था दोनों को अपने घर से सौम्या के घर तक पहुंचने में 25 से 30 मिनट लगने थे। इतनी देर में सौम्या के साथ कुछ भी हो सकता था। सुवन ने आनन फानन में फाइलें उठाकर फेंक दी और जल्दी से विश्व को साथ लिया और जितनी तेजी से हो सकता था गाड़ी सौम्या के घर की तरफ भगा दी। साथ साथ विश्व अपने लैपटॉप पर उसकी एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए था और रिकॉर्ड भी कर रहा था। सुवन को कुछ नहीं सूझा। उसने हिमांशु को फोन मिलाया और बोला, मिस्टर कौशिक, मैं एक काम से दिल्ली आया था, आपसे मिलना चाहता हूँ, सो मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए। हिमांशु, पर मिस्टर शर्मा, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ स्टेशन गया हूँ, आते ही आपसे बात करता हूँ।
कहकर उसने फोन काट दिया। विश्व, ये साला झूठ बोल रहा है, वहीं स्टोर रूम में खड़ा है। कुछ सोचते हुए विश्व ने इंस्पेक्टर शेखर को फोन किया, उसे सारी बात बताई और कहा, सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप सौम्या के घर पहुंचें और उसे बचाइए, उसकी जान खतरे में है। शेखर, पर मैं किसी सबूत के किसी घर पर छापा नहीं मार सकता। सुवन फोन छीनते हुए, सर सबूत मैं आपको दूंगा, पहले आप उसकी जान तो बचाएं। आप खुद क्यों नहीं कर लेते ये मिस्टर सुवन? सुवन, कुछ कारण हैं जिनके चलते मैं उनके सामने नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ, प्लीज हेल्प हर। शेखर ने जाकर बेल बजाई, कोई डोर खोलने नहीं आया तो शेखर ने बेल से हाथ नहीं उठाया। बहुत देर तक बेल बजाए जाने के बाद तब कहीं जाकर हिमांशु ने दरवाजा खोला। हिमांशु शेखर को देखकर अपनी घबराहट छुपाते हुए, अरे इंस्पेक्टर आप यहाँ, सब खैरियत तो हैं? शेखर, जी हिमांशु जी, मुझे सौम्या का स्टेटमेंट लेना था। हिमांशु, अभी वह ठीक है, किसकी परमिशन से आप स्टेटमेंट लेने आए हैं? शेखर, डॉक्टर की परमिशन से। कोई प्रॉब्लम है क्या? हिमांशु, प्रॉब्लम कोई भी नहीं, पर वह अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली से बाहर गई है। शेखर, कौन सी फ्रेंड? उन्होंने ही तो मुझे फ़ोन करके आने को बोला था, तो वह दिल्ली से बाहर कैसे जा सकती हैं? आप उनको फ़ोन मिलाइए ज़रा, कहकर इंस्पेक्टर अंदर चला गया। उसके साथ दो जो लेडीज़ कांस्टेबल थीं, उनको उसने इशारा किया कि अंदर जाकर सौम्या को लेकर आओ। सौम्या पूरे घर में नहीं थी, यहाँ तक कि वह स्टोर रूम में भी नहीं थी। हिमांशु, सर मैं आपसे कह रहा हूँ, सौम्या घर पर नहीं है। इंस्पेक्टर ने फोन मिलाया और बाहर बालकनी में चला गया। मिस्टर शर्मा, स्टोर रूम में सौम्या जी नहीं है। सुवन, क्या? अभी तो वहीं थी। उन लोगों ने हर एंगल से घुमा घुमा कर स्टोर रूम का कमरा चेक किया, पर सौम्या उनको स्टोर रूम में कहीं नहीं दिखी। दोनों को फुल एसी कार में पसीना आ गया। सुवन, विश्व एक काम कर यार, रूम को थोड़ा सा लार्ज करके देख, क्योंकि रूम से वह बाहर निकलते दिखे नहीं और कोई रास्ता भी नहीं बाहर निकलने का। तो यार सौम्या गई कहाँ? उसे जमीन खा गई या छत? यार ध्यान से देख, कहीं कुछ क्लू मिले। विश्व ने रूम के कैमरे को हर एंगल से सेट करके देखना शुरू किया, पर उसे कहीं भी किसी दीवार पर कुछ नहीं मिल रहा था। दोनों हैरान परेशान से स्टोर रूम को खंगाल रहे थे। उधर इंस्पेक्टर भी हिमांशु से सौम्या के आने पर पुलिस स्टेशन आकर उससे मिलने को कहकर वहां से निकल लिया। अभी वो अपनी गाड़ी तक भी नहीं पहुंचा था कि तभी सुबन ने उसे फ़ोन किया और बोला, सर आप वापस जाएं और स्टोर रूम में खुद जाकर चेक कीजिए। एक तरफ से साइड की एक अलमारी थोड़ी सी हटी हुई है, मुझे लगता है या तो उसके पीछे या उसके नीचे दरवाजा है, प्लीज रिक्वेस्ट। शेखर ने घूमते ही दोनों कांस्टेबल को हाथ से अंदर आने का इशारा करके वापस तेजी से अंदर गया। जाकर उसने दोबारा दरवाजे की घंटी पर हाथ रख दिया। हिमांशु आया, जैसे ही दरवाजा खोला और शेखर को देखते ही गुस्से से बोला, क्यों दिमाग खराब कर रखा है इंस्पेक्टर? तुम्हें बताया तो सौम्या दिल्ली में नहीं है, फिर भी क्यों बार बार आकर परेशान कर रहे हो? ऑफिस का काम करता हुआ बार बार उठकर आ रहा हूँ। शेखर, हमें पता है आप बिजी हो मिस्टर हिमांशु, पर हम अपनी ड्यूटी के सामने मजबूर हैं, आगे से हटो, मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, कहकर शेखर एक कांस्टेबल को हिमांशु के पास छोड़ दिया और हिमांशु को वहां से ना हिलने की इंस्ट्रक्शन दे दूसरी कांस्टेबल को लेकर स्टोर रूम की तरफ चल दिया। घबराहट के मारे हिमांशु के माथे पर पसीने की बूंदों को साफ करते हुए बोला, इंस्पेक्टर आप वहां क्यों जा रहे हो? हकलाते हुए हिमांशु बोला, शेखर, मैंने आपसे कहा हिमांशु जी कि आप वहां जाकर आराम से बैठ जाइए, मुझे मेरा काम करने दो और भागने की कोशिश तो मत करना, वरना मैं गोली मार दूंगा। कमरे में जाकर उसने सुमन को फोन मिलाया और बोला, अब बताओ मिस्टर शर्मा। सुमन, सामने देखिए इंस्पेक्टर, आपके सामने जो बड़ी वाली काली लकड़ी की अलमारी रखी हुई है, उसके आसपास देखिए। जैसे ही शेखर ने थोड़ा सा अलमारी को हिलाया, उसके नीचे बेसमेंट में जाने के लिए एक दरवाजा था। शेखर ने स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए कहा और फोन की लाइट जलाकर कांस्टेबल के साथ बिना आवाज किए आराम आराम से सीढ़ी उतरता हुआ नीचे चला गया। नीचे सौम्या एक कोने में कुर्सी पर बंधी बैठी थी और उसके सामने कुर्सी पर विवेक बैठा था। विवेक ने शायद सौम्या को कोई इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से वह अपने आपे में नहीं थी। उसकी गर्दन एक तरफ गिरी हुई थी, मुंह में से थूक निकल रहा था और बाल पूरे मुंह पर आ रखे थे। शेखर को देखते ही विवेक झटके से उठकर खड़ा हो गया। आप यहाँ? जी मैं यहाँ।
कहकर शेखर ने उसके सर पर बंदूक तान दी। विवेक, सर मैं सौम्या का फैमिली डॉक्टर हूँ। इनकी तबीयत खराब थी, तब मुझे हिमांशु ने बुलाया था और मैं वही देख रहा था कि उनको हुआ क्या है। शेखर, विवेक, अगर इनकी तबीयत खराब थी और आपको हिमांशु ने बुलाया था तो आपको इनके बेडरूम में होना चाहिए, या ऐसे गुप्त तहखाने में नहीं। जो भी आपको सफाई देनी है पुलिस स्टेशन चलकर दीजिएगा। शेखर ने लेडीज कांस्टेबल को इशारा किया कि सौम्या को खोलकर ऊपर ले जाएं, और विवेक को गन पॉइंट पर लेकर बाहर निकल आया और ले जाकर सीधा सोफे पर पटक दिया। हिमांशु पहले से ही वहीं बैठा था। दोनों कांस्टेबल ने मिलकर सौम्या को अंदर बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मुंह साफ कर पानी के छींटे मारने लगी। सुबन और विश्व ये सब बाहर गाड़ी में बैठे देख रहे थे। सुबन से सौम्या की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। शेखर, हाँ जी, अब तुम दोनों मुझे समझाएंगे कि माजरा क्या है। मिस्टर हिमांशु, आप तो कह रहे थे कि आपकी वाइफ दिल्ली से बाहर गई है, और मुझे जहाँ तक याद आता है यही आपकी वाइफ हैं। हिमांशु, जी सर, यही मेरी वाइफ सौम्या कौशिक है। इसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था, इसी के चलते मुझे डॉक्टर विवेक को बुलाना पड़ा। सोसाइटी में मेरी इंसल्ट ना हो इसके चलते आपसे और झूठ बोलना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। शेखर सामने कुर्सी पर बैठते हुए, आपकी वाइफ ने ड्रग्स ओवरडोज कहाँ लिया था? हिमांशु जी, हिमांशु जी, बेडरूम में। शेखर, लेकिन हमें जो ये सिरिंज जो मिली है वो नीचे बेसमेंट में से मिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ड्रग्स नीचे बेसमेंट में दिया गया, ना कि बेडरूम में। झूठ की भी हद होती है। तुम्हारा इलाज तो पुलिस स्टेशन चलकर ही करेंगे। इतनी धारा लगेंगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर शेखर ने पुलिस स्टेशन फोन किया और बाहर बालकनी की तरफ निकल गया, इससे पहले कि वह वहां कुछ रिपोर्ट कर पाता। डॉक्टर विवेक ने पीछे से एक गमला उठाकर उसके सर पर दे मारा। शेखर एक चीख के साथ वहीं गिर गया। ये सब कुछ विश्व और सुवन लगातार देख रहे थे। उसके बेहोश होते ही हिमांशु और डॉक्टर विवेक वहां से भाग लिए। शोर सुनकर जब तक लेडीज कांस्टेबल बाहर आईं, बाहर शेखर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सर से खून की धारा फूट रही थी। वो दोनों वहां से भाग चुके थे। कांस्टेबल ने कॉल करके पुलिस स्टेशन से हेल्प मंगाई और 102 पर फोन करके जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस भेजने को कहा। दूसरी तरफ घर के नीचे विवेक और हिमांशु नीचे उतरकर भागते हुए गाड़ी में बैठे और गाड़ी दौड़ा दी। सुवन ने अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लगा दी। वह देखना चाहता था कि ये कहाँ जा रहे। किस बात पर दोनों जबरदस्त बहस कर रहे थे, जो उनके हाव भाव से पता लग रहा था। शहर से बाहर आलंदी रोड पर एक बंगले के बाहर जाकर हिमांशु ने गाड़ी रोक दी, उतरकर गेट खोला, गाड़ी अंदर लगाई और दोनों अंदर चले गए। सुमन और विश्व गाड़ी में बैठे हुए सोच रहे थे, ये क्या करें। अगर वह वापस जाते हैं तो उनके आने तक ये दोनों निकल जाएंगे, पर अगर यहीं रुकते हैं तो पता नहीं कि वहां सौम्या किस हाल में होगी। सुमन ने विश्व से कहा, विश्व चेक करके देख वहां घर पर क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना। विश्व ने जैसे ही लैपटॉप पर नजर डाली, डॉक्टर सौम्या और शेखर को स्ट्रेचर पर डाले उठाकर नीचे ले जा रहे थे। विश्व, सुबन वहां कुछ गड़बड़ है। सुबन, क्या गड़बड़ है? विश्व, पता नहीं, ये देखो ये क्या हो रहा है। कहकर उसने स्क्रीन सुबन की तरफ घुमा दी। सुबन, अरे ये क्या, ये इंस्पेक्टर शेखर को क्या हुआ? वापस चलें क्या यार? विश्व, वापस जाएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। सुवन, लेकिन यहाँ रुककर उनकी मौत का तमाशा भी तो नहीं देख सकते। विश्व, एक काम करता हूँ, यहाँ का एड्रेस और लोकेशन इंस्पेक्टर शेखर के फ़ोन पर भेज देता हूँ। जो भी उनका फ़ोन देखेगा वह यहाँ चला आएगा। हम चलते हैं। सुवन, नहीं यार, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम यहाँ से वापस जाओ। मैं तुम्हारे टच में रहूँगा, जो भी होगा मैं तुम्हें बताता रहूँगा। तुम जाकर पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म करो। उनके आते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और वहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँगा। विश्व सुवन को अकेला छोड़ने के लिए रेडी नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया, ना तो वो लोग वहां से बाहर निकले, ना ही किसी ने शेखर का फोन चेक किया। लास्ट में सुवन ने शेखर के फोन पर फोन किया, जो कमिश्नर ने उठाया। सुवन बोला, सर मैं सुवन प्रताप शर्मा बात कर रहा हूँ। हमने हमलावरों का पीछा करके उनकी लोकेशन इंस्पेक्टर शेखर के फोन पर भेज दी है। आप प्लीज चेक कीजिए, वे लोग अभी भी वहीं अंदर हैं, वहां से बाहर नहीं निकले हैं। हम वहीं बाहर खड़े हैं,
कमिश्नर, आप वहीं रुके, हम आ रहे हैं। कमिश्नर खुद ही 4 लोगों को लेकर वहां पहुंचा और अंदर जाकर हर कमरा चेक किया और वहां कोई भी नहीं था। पूरा घर खाली था। सुबन, ऐसा कैसे हो सकता है कमिश्नर साहब? हम तो यहाँ से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटे हैं। ये देखिए, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। हमारे सामने वो दोनों अंदर गए और बाहर आए नहीं। विश्व, पर सुबन, तुम्हारे सामने पूरे घर में वह कहीं भी नहीं है। या तो कोई ऐसा दरवाजा है जिससे वह निकल गए। कमिश्नर, कोई बात नहीं, कब तक भागेंगे? कभी तो पकड़ में आएंगे ही। तुम दोनों हमारे साथ ही चलो। वह दोनों सोचते सोचते गाड़ी में चले गए। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, रितिका और गौरव उनको बाहर ही मिल गए। गौरव से सौम्या का हाल पूछकर आईसीयू की तरफ बढ़े। वहां जाते ही अंदर देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। आईसीयू के दोनों बेड में से एक पर शेखर लेटा था, दूसरे पर सौम्या। डॉक्टर के बाहर आते ही सुमन ने शेखर का हाल पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि पीछे से उनका सिर बुरी तरह से फट गया है और करीब 25 टाँके आए हैं। अभी एनेस्थेसिया दिया है, कल सुबह तक होश आएगा। और सौम्या, डॉक्टर? सुमन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा। डॉक्टर, उसका हम 24 घंटे से पहले कुछ नहीं कह सकते। उसे बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स दिया गया है और वो भी सीधा एल्बो वेन से, जिस कारण वो सीधा दिमाग में जा चुका है। अब उसकी परसेंट होश में आने के बाद ही पता चल पाएगी कि वो कितनी स्टेबल हैं। डोंट वरी, कहकर डॉक्टर चला गया। सुमन वहीं बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है। जितनी कोशिश करता हूँ सौम्या को कोई भी तकलीफ ना हो, उसे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी वो अपने ही ख्यालों में खोया अपने से ही बात कर रहा था। तभी रवि का फोन बज उठा। सुबन, हाँ रवि, क्या हुआ? इस वक्त क्यों फोन किया? रवि, सर अभी कुछ देर पहले ही विवेक की बहन बहुत तेजी में घर आई है। शायद वह यहाँ से निकलने वाली है, क्योंकि उसके चेहरे की घबराहट उसके दिल का हाल बता रही थी। सुबन, रवि तुम वहीं रुको और उसके हर मोमेंट पर नजर रखो, हम पहुंचते हैं। कहकर सुमन विश्व के साथ कमिश्नर के पास गया और उसे सब कुछ बताकर उनको अपने साथ लेकर चलने को कहा। कमिश्नर, वेट मिस्टर शर्मा, मैं पुलिस स्टेशन से कुछ लोगों को वहीं पहुंचने को कह दूं। पुलिस स्टेशन में ऑर्डर करके वो तीनों सीधा डॉक्टर विवेक के घर जा धमके। जैसे ही बेल बजाई, उनके नौकर ने डोर खोला। पुलिस को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नौकर, जी साहब। कमिश्नर, डॉक्टर विवेक कहाँ है? नौकर, सर जी मुझे उनका नहीं पता। दीदी को पता होगा। सुवन, और तुम्हारी दीदी कहाँ है? तो उसने बिन बोले हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया। सब ऊपर पहुंचे तो विवेक की बहन अपना ब्रीफ केस पैक कर रही थी। पुलिस को देखते ही घबरा गई। जैसे ही सुवन और विवेक उनके पीछे अंदर गए, उनको एक साथ देख उसके प्राण सूख गए। सुवन और विश्व को उससे उनको पहले बैंक में देखा हुआ था। उनको देखते ही बोली, आप दोनों यहाँ? विश्व, जी हम यहाँ, और हम भी तुमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरियम, तुम तो हिमांशु के साथ सिंगापुर जा रही थी। मरियम, जी मैं जा रही हूँ, जरूरी सामान लेने आई थी। ये मेरा घर है और मैं अपना कुछ। विश्व, मरियम ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? ये तो डॉक्टर विवेक का घर है। मरियम, विवेक का नाम सुनते ही मरियम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। हकलाती हुई बोली, कौन विवेक? मैं किसी विवेक को नहीं जानती। विश्व, बाहर गेट पर जो तख्ती लगी है वह तो डॉक्टर विवेक के नाम की है। तो तुम क्या उसके घर में चोरी करने आई थी? मरियम को कुछ नहीं सूझा और धम से वहीं सोफे पर बैठ गई और अपनी आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ करने लगी। कमिश्नर बहुत देर तक उसकी बातें सुनता रहा तो बोला, मोहतरमा अब आप सच्चाई खुद बताओगी या फिर मैं दूसरे तरीके से बुलवाऊं? इसके बाद मरियम के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह वहीं सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। कमिश्नर गुस्से से, अब ये ड्रामा बंद करो, हम रोज ही ये सब देखते हैं, सीधा पॉइंट की बात पर आ जाओ। डॉक्टर विवेक कहाँ है? तुम उसके घर में क्या कर रही हो? मरियम, मुझे नहीं पता विवेक कहाँ है और मैं उसके घर में हूँ क्योंकि मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। आज रात मेरी बेंगलुरु की फ़्लाइट है, इसीलिए मैंने अपना सामान पैक करना था, तभी मैं इतनी जल्दी में यहाँ आई। और तुम्हारा बेटा कहाँ है मरियम? तुम उसको अपने साथ लेकर नहीं आई? विश्व ने छूटते ही पूछा। मरियम, बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मैं उसे लेकर कहाँ से आती? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। सुबन, फिर झूठ मरियम, कभी तो सच बोल लो। इतना कहते ही सुबन ने रवि को फ़ोन किया।
और अंदर आने के लिए कहा। रवि ने आते ही कमिश्नर को सलाम किया। सुमन के कहते ही रवि ने एनवलप में से सारी फोटोग्राफ निकालकर कमिश्नर के सामने रख दी। फोटोग्राफ देखते ही कमिश्नर दांत पीसते हुए फोटो मरियम के सामने फेंकते हुए बोला, इनको देखो और फिर कहो क्या कहना है इसके बाद। फोटो देखते ही मरियम ने एक बार कमिश्नर की तरफ देखा और एक बार सुमन की तरफ, फिर बोली, मैं अपना बेटा अपने घर अनाथ आश्रम में दे दिया क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था। सुमन, क्यों? मरियम, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, ना ही मेरा था। वो हिमांशु की जिद थी कि उसे बच्चा चाहिए। जबरदस्ती करके उसने वो बच्चा पैदा किया। अब वो हमेशा बच्चे को ढूंढता रहेगा। कमिश्नर, और इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? जल्दी बोलो। तुम उन दोनों को कभी पकड़ नहीं पाओगे कमिश्नर, क्योंकि जब तक तुम्हें उनके ठिकाने का पता चलेगा वो दोनों इंडिया छोड़ चुके होंगे। कहकर मरियम जोर जोर से हंसने लगी। कमिश्नर के साथ आई लेडी पुलिस कांस्टेबल ने रखकर उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और हथकड़ी लगा दी। लेडी इंस्पेक्टर, तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मुंह खोलेंगे मेरे सामने जब मेरा 3rd डिग्री देखोगी। चलो ले चलो इसे। कांस्टेबल की तरफ उसे धक्का मारते हुए लेकर चल दी। इंस्पेक्टर, ध्यान रहे इसकी गिरफ्तारी की खबर बाहर न जाने पाए। कमिश्नर ने उसे जाते में रोककर चेताया। इंस्पेक्टर, जी सर, कहकर जोर से कमिश्नर को सैल्यूट करके निकल गई। साथ आए दूसरे इंस्पेक्टर से कमिश्नर ने पूरे घर की तलाशी लेने को कहा। रवि भी उनकी मदद में साथ लग गया। मरियम के बैग से उन दोनों के पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए गए। उसका फोन भी इनके कब्जे में था, पर वो लॉक था। ये तो लॉक है, इसका तो लॉक खुलवाना पड़ेगा। एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। फोन घुमा घुमा कर देखते हुए कमिश्नर बोला। रवि, सर, क्या मैं एक बार इसे देख सकता हूँ? कमिश्नर ने उसकी तरफ देखते हुए फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। रवि ने उसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया और सेटिंग देखकर चेंज करता रहा। करीब 25 मिनट की मेहनत के बाद फोन का लॉक खुल गया। रवि, ये लीजिए सर, ये खुल गया। कमिश्नर, गुड जॉब, तुम बंदे बहुत काम के हो रवि। बढ़िया यही रहेगा कि तुम्हें अपने डिटेक्टिव का काम छोड़कर पुलिस में काम करो। सैलरी भी अच्छी मिलेगी और नाम भी होगा। रवि हंसते हुए, जरूर, आपकी बात पर ध्यान दूंगा। फिलहाल चलिए फोन खोलते हैं, कहकर वो कमिश्नर के साथ फोन चेक करने लगा। जैसे ही कमिश्नर ने दोनों के व्हाट्सएप चेक किए, उसने उनके पासपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप पर भेज रखी थी। कमिश्नर ने देखते ही उसे डिलीट फॉर ऑल किया। उसके बाद अपने हेड ऑफिस में फोन करके वह दोनों के नंबर ट्रेस पर लगा दिए, जिससे उनकी लोकेशन मिल सके। घर में सर्च करके और केस से रिलेटेड जो भी सामान उनको मिला उसे लेकर कमिश्नर अपनी टीम के साथ बाहर निकल गए। बाहर आते ही सुमन कमिश्नर से बोला, सर, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप चाहें तो अपने ऑफिस के काम कर लीजिए। जैसे ही इंस्पेक्टर शेखर को होश आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कमिश्नर, ओके मिस्टर शर्मा, थैंक्स अ लॉट, कहकर वो ऑफिस को निकल गए। सुमन, रवि, तुम पता करो सही में मरियम ने अपना बेटा अपने घर ऑफर्न हाउस में दिया है या फिर उसका कुछ और करा। जी सर, मैं देखकर बताता हूँ, कहकर रवि चला गया। वो दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाते ही विश्व सुमन से बोला, सुमन यार, पहले चाय पी लेते हैं, फिर ऊपर चलकर आईसीयू के बाहर बैठेंगे। सुमन, हाँ, तू चाय वहीं लेकर आ जा, मैं ऊपर चलता हूँ, बहुत देर हो गई वहां से हटे हुए, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, कहकर वह वहां की तरफ बढ़ गया। विश्व ने घर पर फोन करके मिसा को सुमन के साथ होने का बता दिया, जिससे वह चिंता ना करे, और खुद चाय ले जाकर ऊपर बैठ गया। सुमन आईसीयू के मिरर से बाहर खड़ा बड़ी मासूमियत के साथ आईसीयू के अंदर लेटी सौम्या को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विश्व ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चिंता मत कर, सब ठीक होगा, चल चाय पी ले। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। तभी सिस्टर ने आकर बताया, इंस्पेक्टर शेखर को होश आ गया है। जल्दी चाय खत्म करके दोनों अंदर शेखर से मिलने गए, पर यहाँ क्या, शेखर उनको पहचान ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत बार कोशिश की जिससे शेखर उन्हें पहचान ले, बार बार खुद का परिचय दे रहे थे, पर शेखर ने हर बार उनसे यही कहा कि वह नहीं जानता कि वो दोनों कौन हैं, और मुंह घुमाकर लेट गया। शेखर की ऐसी हालत देखकर सिस्टर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने तुरंत ही उनको बाहर भेजकर शेखर की एमआरआई के लिए भेजा। वहां की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी सन्न रह गए। आपस में वहीं खड़े खुसर पुसर करते रहे, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर खड़े कमिश्नर को क्या जवाब दें।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।